हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, मतलब जो वेस्ट अर्थशास्त्र है उसमें प्रोफेसर रॉबिन्स की जो परिभाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र की परिभाषा, इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा दी। मतलब इनकी परिभाषा पढ़ने के बाद मुझे कुछ मज़ा आया कि हाँ, काफ़ी अच्छी परिभाषा दी। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा का सूत्रपात उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 19 यहाँ पर 1 के बाद 9 होगा, मतलब ये 19, मैं इसको कट करके लिख देता हूँ, 1932 से होता है। अब प्रोफेसर रॉबिन्स कहती क्या हैं अपने परिभाषा के अनुसार? देखिए क्या कहती हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों, मतलब जो आप चाहते हैं, तथा उनकी सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। एक बार इंग्लिश में आपको बता देते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बिहेवियर हो गया, बिहेवियर हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे पास साधन तो सीमित हैं, लेकिन उस साधन के वैकल्पिक उपयोग भी हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या है, हमारी जो चाह है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, वो कभी मिट नहीं सकती हैं। एक मिटती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं? इससे रिगार्डिंग प्रोफेसर रॉबिन्स ने परिभाषा दी, इसीलिए इनकी परिभाषा को स्कार्सिटी डेफिनेशन या दुर्लभता संबंधी परिभाषा बोला जाता है। अब हम आगे समझते हैं। अब चलिए देख लेते हैं जो अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी, उनमें 4 मुख्य तत्व हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए ना तो आप 4 तत्व ये मुख्य लिखिएगा, हाईलाइट करके, बड़ा मज़ेदार, ठीक है? मार्क्स तो पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, उनमें से 4 मुख्य पॉइंट हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए और आसानी से आप समझ सकते हैं। उनका कहना था, आवश्यकताओं का अनंत होना। आपकी चाह, वांट्स अनलिमिटेड है, एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? रॉबिन्स ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं उसके साधनों की अपेक्षा अधिक हैं। मतलब उसके पास साधन तो कम है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं। व्यक्ति के जीवन में आवश्यकताओं का कोई अंत ही नहीं है। एक जन्म लेती है, वो मरती है, दूसरी जन्म लेती है, फिर वो मरती है, ऐसे करके चक्कर चलता रहता है। व्यावहारिक जीवन में जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद ही कोई दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, आवश्यकताओं का समान न होना। आवश्यकताएं हमारी समान नहीं होती हैं। कुछ हमें करना ही होता है, कुछ टाल सकते हैं, कभी दूसरे समय कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं, होगा देखा जाएगा, अगर करना होगा तो करेंगे, ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। उनको हम इस प्रकार से बांटते हैं। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सामाजिक पर्सन हो या समाज से बाहर रहने वाला हो, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था एकांतवासी या गुफा में रहने वाला, आवश्यकताएं समान महत्व की नहीं होती हैं। उसकी आवश्यकताओं की तीव्रता में मतलब भारी अंतर होता है। जिस व्यक्ति की जो आवश्यकता अधिक तीव्र होती है वह उनकी पूर्ति सबसे पहले करता है, ठीक है? उदाहरण के लिए 500 रुपये आपके पास है, आपका बच्चा है, 500 रुपये में उसे एक किताब खरीदनी है, तुरंत वो बीमार हो जाता है। आप मुझे बताइए, पहले उसकी बीमारी के लिए इलाज करवाएंगे जाके कि पुस्तक खरीदेंगे जाके? सबसे पहले इलाज कराएंगे। यही चीज़ ये बोल रहा है कि आवश्यकताओं का समान न होना, कुछ बहुत ज़रूरी होती हैं उनको पहले करते हैं, उसके बाद वाली जो ज़रूरी वाली चीज़ें होती हैं उनको हम बाद में करते हैं, और ऐसे क्रम चलता रहता है। तीसरी बात बोली, साधनों का सीमित होना। साधन हमारे पास सीमित है भाई। 1 लीटर दूध है तो 1 ही लीटर दूध रहेगा, ठीक है? अब उससे आप चाहे रबड़ी बनाइए, चाहे उससे आप दूध पी जाइए या चाय बनाइए, कुछ भी करिए, एक ही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अन्य बातें अगर समान रहे तो, अच्छा ये जो लाइन है ना, अन्य बातें समान रहे तो, इस पर समझ लीजिए अर्थशास्त्र टिका हुआ है वरना आधे से ज़्यादा तो अर्थशास्त्र समझ लीजिए खत्म ही हो जाता है। तो लेकिन अर्थशास्त्र है तो बिल्कुल, अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में रुक के, कि जिस बंदे ने अर्थशास्त्र अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, ठीक से उसको समझ लिया, पढ़ लिया ना, उसका दिमाग फिर समझ लीजिए आसमान में उड़ता है। मतलब बहुत अच्छा दिमाग चलता है उसका। और अर्थशास्त्र को समझना सबके बस की बात भी नहीं होती। कई सारे लोग तो उसको रट के पास हो जाते हैं ना, लेकिन मैं आपको बड़ी आसानी से समझाऊंगा। चौथी जो पॉइंट है, उन्होंने कहा साधनों का वैकल्पिक उपयोग। उन्होंने कहा लेकिन रुको मनुष्यों, जो साधन है उनका वैकल्पिक हम उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोफेसर रॉबिन्स ने केवल साधनों की सीमितता की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है, मतलब ऑल्टरनेटिव यूज किया जा सकता है।
या उदाहरण के तौर पर अगर आप दूध लेते हैं तो इसे पीने के लिए यूज कर सकते हैं, या इससे चाय बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, या दही जमा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कपड़ा होता है, कपड़े से रुमाल बना लो या कुछ भी कर लो, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। अब हम आगे देखते हैं रॉबिन्स की परिभाषा की जो विशेषताएं हैं, यानी सेलियंट फीचर्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, वो हम देखते हैं। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन की जो उनकी परिभाषाएं हैं वो अच्छी हैं। आइए हम देखते हैं उनको। अब जब मैं पर्सनली रॉबिन्स की परिभाषा पढ़ता हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पिछली जितनी भी परिभाषाएं आई उससे हुआ क्या, जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है ना वो सीमित हो गया, लेकिन इनकी परिभाषा के बाद अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक हो गया और बहुत ही ज्यादा व्यापक हो गया। मैं आपको दिखाता हूं अर्थशास्त्र का व्यापक क्षेत्र हो जाना। समझिए, वाइडर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा से पहले अर्थशास्त्र का अध्ययन केवल सामाजिक विज्ञान के रूप में होता था, लेकिन रॉबिन्स ने यह स्पष्ट किया कि उद्देश्यों की अनेकता व साधनों की सीमितता के परिणाम स्वरूप जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तब वह समस्या आर्थिक होगी, उस समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में होगा ही होगा। इस धारणा ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बना दिया। दूसरा पॉइंट है अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा, अर्थशास्त्र जो है मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। बिल्कुल सही बात बोला है ना। इन्होंने क्या कहा, इनके पहले क्या माना जाता था कि जो अर्थशास्त्र है वो मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करता है, मतलब जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको करने से क्या होता है, अर्थशास्त्र बहुत सीमित हो जाती है। रॉबिन्स ने कहा इस संकुचित विचारधारा के स्थान पर सर्वव्यापी विचारधारा लाई जानी चाहिए, और उन्होंने ऐसा किया भी। अर्थशास्त्र में चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है। चुनाव करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, और इसी पॉइंट पे आलोचकों ने इनको छोड़ा नहीं। ठीक है, इस पे हमें भी आगे चल के बात करेंगे। बड़ी अच्छी आलोचक कहाँ छूटने वाले, हम जैसे लोग कहाँ पीछे हटने वाले हैं। आलोचना करने के लिए दे दो, फिर देखो कितने सारे पुलिंदे बांट के रख देते हैं, है ना। आगे पॉइंट देखते हैं, थर्ड वाला। रॉबिन्स की परिभाषा भौतिक कल्याण से मुक्त है। इस पे भी प्रहार हुआ। ये जो पिछला पॉइंट अभी बोला था ना, इसी पे प्रहार हुआ। देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स जो है भौतिक कल्याण से मुक्त परिभाषा मानते हैं। अर्थशास्त्र की भौतिक संबंधी बातों का उल्लेख करके विवाद खड़ा कर दिया है, ऐसा रॉबिन्स ने कहा है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी थी, जैसे कि प्रोफेसर मार्शल ने, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र की कटु आलोचना होने लगी थी, परंतु प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा ने भौतिक तथा अभौतिक क्रियाओं के वर्गीकरण को समाप्त करके अर्थशास्त्र को आलोचना से बचा लिया था। खैर, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में। अर्थशास्त्र ने कहा कि रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है ना वो वास्तविक विज्ञान है, मतलब पॉजिटिव साइंस है। इसमें व्हाट इज मतलब क्या है, केवल हम इसको ही अध्ययन करते हैं। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इसका हम अध्ययन नहीं करते हैं। यानी कि व्हाट इज, इसका मतलब ये हुआ, बस यहीं पे इनको परिभाषा क्या हुआ, आलोचकों ने इनकी आलोचना भी बहुत की, क्योंकि व्हाट इज क्या है, अगर इस बात को हम मान लेते हैं ना तो अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र के नियमों को बनाने की एक मशीन बन जाती है, जब तक कि व्हाट ऑट टू बी का अध्ययन न किया जाए। व्हाट ऑट टू बी के जब हम रख देते हैं तो इसका मतलब हम मानव कल्याण के लिए भी कुछ कार्य कर रहे हैं, अर्थशास्त्र में उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उसके बाद हम रॉबिन्स की परिभाषाओं की जो आलोचनाएं हैं वो देखते हैं। अब भैया प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषाओं की आलोचनाएं बहुत सारी हुई। आलोचक कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले प्रहार किया अर्थशास्त्र के क्षेत्र का आवश्यकता से अधिक व्यापक बना देना। उन्होंने कहा प्रोफेसर रॉबिन्स जी, आपने अर्थशास्त्र को बहुत ही ज़्यादा व्यापक बना दिया है, जिससे एक ये अव्यवस्थित विज्ञान लगने लगा है। व्यवस्थित विज्ञान रखने के लिए इसको थोड़ा सीमित ही किया जाए। हाँ, थोड़ी सी ठीक भी बात है। दूसरा पॉइंट है कल्याणकारी धारणा को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। अब प्रोफेसर रॉबिन्स चाहती थी कि ये मानव कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र नहीं है, लेकिन सीमितता का जब अध्ययन कर दिया तो आप मुझे बताइए, आपके पास दूध है, दूध का यूज आप उस क्षेत्र में पहले करेंगे जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो जब सबसे ज्यादा फायदा होगा ही तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप कल्याण की बातें नहीं कर रहे हैं, मनुष्य के कल्याण की बातें कैसे नहीं कर रहे हैं। और प्रोफेसर रॉबिन्स यहां पर मात खा जाती हैं। उसके बाद आप समझिए ना, इस बात को स्वीकार करें, मतलब सोच करके और स्वीकार करके देखिएगा। उद्देश्यों के बीच तटस्थ होना, मतलब प्रोफेसर रॉबिन्स का मानना है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध साधनों से है, उद्देश्य उसके क्षेत्र से बाहर है, मतलब केवल साधनों से है, क्षेत्र उससे बाहर है। लेकिन इस पर भी आलोचकों ने बड़ा प्रहार किया और कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह प्रश्न उठता है कि इन उद्देश्यों का निर्धारण जिनके लिए सीमित साधनों का प्रयोग किया जाएगा,
किस प्रकार से होगा, बताइए ना किस प्रकार से होगा। यदि हमें उद्देश्यों को सही सही जानकारी नहीं है और ना ही हम उद्देश्यों का सही निर्धारण कर पा रहे हैं, तो हमें सीमित साधनों का उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अतः प्रोफेसर रॉबिन्स का उद्देश्यों के बीच तटस्थता वाला दृष्टिकोण गलत है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, साधन और साध्यों के बीच अंतर स्पष्ट ना होना। अब उन्होंने भैया बोला, प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या कहा, साधन और साधक के बीच भेद तो किया लेकिन स्पष्ट नहीं किया। आप समझिए बात को, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आज उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए वो क्या है, साध्य है, मतलब वो आपका गोल है, साध्य है। लेकिन जैसे ही आप मतलब इंजीनियर बन जाते हैं, वैसे ही आप काम करने लगते हैं, पैसे कमाने लगते हैं। अब क्या है वो इंजीनियरिंग आपके लिए, आपके लिए अब साध्य थोड़ी ना रह गया, अब तो वो साधन हो गई, पैसे कमाने वाली मशीन हो गई। आप समझ पा रहे हैं। तो यानी कि आज जिसके लिए साधन है, वही आगे चलकर वो साध्य भी हो सकता है, या साध्य है वो साधन भी हो सकता है। आपके लिए साध्य है, मेरे लिए साधन हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं। ये स्पष्ट अंतर नहीं कर पाई प्रोफेसर रॉबिन्स, इसलिए आलोचकों ने बहुत तीखा प्रहार किया। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना अनुचित है। यह भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मान लेते हैं तो अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र के जो नियम हैं उसके बनाने वाली केवल मशीन मात्र रह जाती है और कुछ नहीं रह जाती है। मतलब व्हाट ऑट टू बी, इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, मानव व्यवहार का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, ये उन्होंने बताया। उसके बाद देखिए, मनुष्य के व्यवहार को अत्यधिक विवेकशील मानना गलत है। उनके कहने के ये पॉइंट मुझे वास्तव में बड़ा अच्छा लगा आलोचकों का। उन्होंने कहा, मतलब कौन, प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा कि जो मनुष्य है वो बड़ा विवेकशील है। विवेकशील का मतलब समझते हैं, क्या सही है क्या गलत, हमें फायदा किस में मिल रहा है, हम किस तरफ जाएं, है ना, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, उस व्यक्ति को विवेकशील बोलते हैं, जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। अच्छा समझिए, कई बार ऐसा होता है कि हम विवेकशीलता या तो दिखाने के लिए या तो जानबूझकर उसको छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इनके कहने का मतलब समझिए। पहले इनका कहना था कि जैसे एक गिलास दूध आपके पास है तो उसका यूज आप वहां पर करेंगे जो सबसे ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। यानी कि अगर आपको चाय से उसको अगर उस दूध से अगर चाय बनाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, तो आप चाय बना लेंगे, ठीक है, ना कि पनीर बनाएंगे, क्योंकि पनीर से आपको फायदा कम मिल रहा है। ठीक, तो पनीर नहीं बनाएंगे, उसके चाय बनाकर पी लेंगे, उससे आपको फायदा ज्यादा मिल रहा है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे घर में दूध है और मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं या कुछ और भी वो है, या एग्जाम्पल नहीं लेते, हम लेते हैं एक ऐसी जगह का जहाँ पर शादी है, वहाँ पर हम लोग गए हैं और वहाँ पर सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, सारे दोस्त कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं नहीं पीता हूँ, और मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक थोड़ी महंगी भी आती है, आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसी कोल्ड ड्रिंक जो बहुत महंगी है। ठीक है, अब वो सब लोग पी रहे हैं, अगर मैं वहाँ पर नहीं पीता हूँ तो लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि यार ये तो पीता नहीं है। तो हम उसको दिखाने के लिए एक ग्लास में हम भी कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे और उसको दिखाने के लिए हम पिएंगे, उससे हमको फायदा कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन दिखाने के लिए देखिए हमने क्या किया, अत्यधिक विवेकशीलता जो हमारे अंदर थी वो खो दी केवल दिखाने के लिए। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समक्ष समझ लेना, है ना। उन्होंने कहा कि भैया ये तो प्राकृतिक विज्ञान हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान लगभग सही होते हैं, सब सही होते हैं, अगर ऊपर से कोई फल गिरता है तो गिरता ही है, लेकिन अर्थशास्त्र के नियम बिल्कुल शुद्ध नहीं होते हैं, कहीं पर लागू हो जाते हैं कहीं पर नहीं। जैसे मांग के नियम है, मांग का नियम क्या कहता है, प्राइस बढ़ेंगे मांग घटेगी, ठीक है, प्राइस घटेंगे मांग बढ़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, इसको वेबलेन प्रभाव बोलते हैं। वेबलेन प्रभाव के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप वहां पर देख सकते हैं जाके। कई सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, प्रतिष्ठित वस्तुएं, जिनकी जितनी ज्यादा कीमत बढ़ती है उनकी उतनी ज्यादा मांग बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आर्थिक समस्या का प्रादुर्भाव दुर्लभता से नहीं। उसके बाद देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभता के कारण ही आर्थिक समस्या जन्म लेती है। अब भैया यहां पर भी आलोचकों ने बहुत तीखा प्रहार किया, और जब इनको मैंने पढ़ा ना, आलोचकों को इस पॉइंट पर जब आलोचना करते हुए जब पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये तो बात सही करें, आलोचक भी काफी बुद्धिमान है। कैसे, समझिए बात को। इन्होंने कहा कि दुर्लभता है मतलब कमी है साधनों की, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए आर्थिक समस्याएं होती हैं। लेकिन बात समझिए, जब 1930 की मंदी आई ना, तो वहां पर दुर्लभता थी नहीं थी, मतलब वस्तुएं बहुत मात्रा में बाजार में आ गई थी, इसलिए भी समस्या उत्पन्न हो गई थी, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कमी के कारण ही समस्या उत्पन्न हो सकती है, जब ज्यादा हो जाएगा तब भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और ये पॉइंट मैं कभी सोचा करता था कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने ऐसा कह क्यों दिया, इतने बड़ी अर्थशास्त्री होने के बाद भी ऐसा क्यों कह दिया। आप दिमाग लगाइए ना, हमारा जीवन मध्यम मार्ग में चलता है, तो जैसे कोई चीज कमी से अगर नुकसान होगा तो अधिकता से भी तो नुकसान होगा। आप कम खाएंगे तब भी आप कमजोर हो जाएंगे, ज्यादा खाएंगे तब भी आप
कमजोर नहीं होंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, आप समस्या में रहेंगे, जैसे कि कम खाने पर समस्या में रहे, है ना। आप समझिए बात को। तो कभी कभी मैं सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। खैर जो भी बात है। उसके बाद देखिए, अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए केवल निगमन प्रणाली को मान्यता देना अनुचित है। अब निगमन प्रणाली क्या होता है कि जो सामान्य सत्य है उसको सार्वभौमिक कर देना ही क्या होता है, मतलब सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर। जैसे कि मैंने कहा व्यक्ति क्या है, मरणशील है, तो मरणशील है। उसके बाद मैंने कहा एक एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो जरूर मरेगा। तो ये कौन सी प्रणाली है, ये निगमन प्रणाली है। और आगमन प्रणाली जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इस पर भी अर्थशास्त्रियों ने बहुत ही ज़्यादा आलोचना की और ये सारी वीडियो में था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी जो परिभाषाएं हैं क्या चीज़ है, समझ में आपको आया या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम जो प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषाओं में समानता क्या थी, असमानता क्या थी, अंतर क्या था, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद इच्छा के लोभ संबंधी जो परिभाषा प्रोफेसर जे के मेहता भारत के अर्थशास्त्री जो रहे और दर्शन के ज्ञाता रहे, उनके ऊपर बात करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।